संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हलचल मचा दी है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फिच ने चाइना की रेटिंग कर दी है निगेटिव और एक हड़कंप सा मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड यानी कि INCB यहाँ पर भारत का कब्जा हो गया है। वैसे आपको बता दें, भारत ने UN में धमाल मचा कर रखा है। कई प्रमुख यूनिटों में भारत का चयन हुआ है और यहाँ पर जो INCB हैं, इसमें भारत की जगजीत पवाड़िया तीसरी बार निर्वाचित होकर बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। पवाड़िया को UN आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले चुनाव में सबसे अधिक वोट हुए हैं। पवाड़िया को गुप्त मतदान के जरिए मार्च 2025 से 2030 तक 5 साल के तीसरे कार्य के लिए INCB में फिर से चुना गया है। भारत को ECOSOC के मतदान करने वाले 53 सदस्यों में से 41 के वोट मिले हैं, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक है। पवाड़िया ने 41 वोट के साथ कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 वोट मिले हैं। वोट की 5 सीट के लिए 24 उम्मीदवार थे, जिस कारण चुनाव अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था। पवाड़िया 2015 से यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, सदस्य हैं। इन्होंने मई 2019 में 2020 से 2025 तक के 5 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से चुना गया है। 2021-2022 तक वो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भारत को 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन के लिए भी चुना गया। 2025-2027 की अवधि के लिए UN बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, 2025-2027 के लिए परियोजना सेवाओं के लिए UN ऑफिस और UN राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, UN जनसंख्या कोष के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत को चुना गया है। इसके अलावा भारत को 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए भी चुना गया है। 2025-2027 कार्यकाल के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए भी चुना गया है। UN में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को कायम रखते हुए इन संयुक्त राष्ट्र निकायों के भीतर विमर्श में एक्टिव रूप से शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता पर कायम है और भारत ने यहाँ पर समर्पण दिखाया है। UN आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपने 17 सहायक निकायों में रिक्तियों को भरने के लिए मंगलवार को चुनाव किया था। UN में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करी। 2025-2030 के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर कई सारे चीजों में भारत ने एक बड़ा ही बढ़िया गेन किया है। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए यहाँ पर ये लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही थी कि कौन यहाँ पे चुना जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि इस बोर्ड का काम क्या है और इस बोर्ड को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। वैसे तो ये एक स्वतंत्र संधि निकाय है, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रीटी बॉडी है। इस बॉडी का काम खास तौर पर ये देखना है कि सारी चीजें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ड्रग्स को लेकर और इसके सप्लाई को लेकर, दवाइयों के सप्लाई को लेकर, ये सारे मामले इसके द्वारा हैंडल होते हैं। तो खास तौर पर जो कंट्रोल सिस्टम उसे बनाए रखना है। अब इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में भी रहता है। खैर, अब जहाँ एक तरफ भारत की यहाँ पर पकड़ को दिखला रहा है कि धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े मंच हैं, इन मंचों में भारत की पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो वहीं एक खबर ने इस वक्त हंगामा मचाकर रखा हुआ है और ये खबर है फिच के द्वारा की गई रेटिंग। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फिच ने एक रेटिंग दी है
और इस रेटिंग को निगेटिव कर दिया है चाइना के लिए। चाइना की रेटिंग को निगेटिव करके ये बताया दिया है कि यहाँ पर ग्रोथ रिस्क है, मिंट की भी ग्रोथ रिस्क है। इस वक्त देख सकते हैं मिंट ने भी इस खबर को दिया है कि क्या चाइना डिफॉल्ट होने वाला है। फिच ने इसकी रेटिंग को निगेटिव कर दिया है। अब इसके क्या मतलब है? तो दरअसल फिच का क्या कहना है? फिच का कहना है कि चाइना के अंदर जो कर्जा का स्ट्रक्चर है, वो कर्जा का स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे रिस्क बनता जा रहा है चाइना के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर इन्होंने डाउनग्रेड करते हुए, पहले इन्होंने स्टेबल किया था और बाद में इन्होंने डाउनग्रेड करते हुए इसे निगेटिव बताया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चाइना हाल फिलहाल में डिफॉल्ट करने वाला है? तो इनका कहना है कि नहीं जी, ये डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, लेकिन जिस तरीके से प्रांत हैं और जिस तरीके से इनका सेंटर है, उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है। इनका कहना है कि चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है प्रांतों के, उनका कर्जा 61.3% तक बढ़ने वाला है। पहले था ये 56.1%, लेकिन अब ये बढ़कर 61.3% हो जाएगा, जो कि 2019 में मात्र 38.5% था। अब ये कर्जा कब तक वापस आएगा, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। वैसे जिस तरीके से हालात चल रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, वैसे में इकोनॉमी प्रभावित होगी, ये भी माना जा रहा है। मिंट की एक खबर को देख सकते हैं, चाइना इस वक्त सकते में है क्योंकि बाइडेन किसीदा की समिट हो रही है फिलीपींस में। तो वहीं अमेरिका ने वार्निंग दिया है चाइना को, अगर रूस को युद्ध में गेन मिलता है तो समझ लेना कि तुम इसके लिए उत्तरदायी होगे। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि आपने यहाँ पर एक्टिव तौर पर हैंडल नहीं किया चीज़ों को, और ऐसा नहीं करने की वजह से ये सारी सीन खड़े हो रहे हैं। अब मेन कहा जा रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये है कि चाइना का सबसे बड़ा तबका है और वो तबका है बूढ़े लोगों का। और ये जो चीज़ है ना, ये आने वाले समय में चाइना के लिए एक बड़ी समस्या के साथ सामने आ रहा है कि यहाँ चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा। चारों तरफ से चाइना के लिए भी समस्याएं खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अब यहाँ पर एक चीज कहा जा रहा है कि क्या इसका फायदा भारत को मिलने वाला है? क्या भारत की इकोनॉमी यहाँ पर चाइना के इन हालातों का फायदा उठाएंगी? तो कई सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रेटिंग अगर ना भी हो तो भी पश्चिमी दुनिया के साथ जो इनकी दुश्मनी है, इसका असर पड़ रहा है। और हमने आपको कल भी बताया था कि इसका असर इस लेवल पर पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग, अब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भारत की इकोनॉमी को लेकर ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि भारत की इकोनॉमी 2028 तक में काफी कुछ बदल देगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।